नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राहुल गांधी के बयान पर अजमेर में जाहिर हुआ गुस्सा, हिंदूवादियों ने किया प्रदर्शन। अजमेर व्यापारिक महासंघ ने प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया। 1500 कपड़े के थैले आम लोगों को किए वितरित। अजमेर में रिश्ते हुए तार तार, चाचा ने भतीजी को भी नहीं छोड़ा। बहू पर ससुर की संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज, पति से चल रहा है तलाक का मामला। खो खो वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर राजस्थान से 4 कोच पहुंचे दिल्ली प्रशिक्षण प्राप्त करने। 4 प्रशिक्षकों को दिया गया डिप्लोमा। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदू समाज के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयान के बाद पूरे देश में सकल हिंदू समाज में राहुल गांधी के बयान से रोष व्याप्त हो गया है। आज इसी कड़ी में अजमेर जिला मुख्यालय पर सकल हिंदू समाज व अन्य हिंदू संगठन
संगठनों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस प्रदर्शन के दौरान अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन का गुस्सा सिविल लाइन थाना अधिकारी छोटू लाल पर भी उतर गया। दरअसल आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर जिस समय सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध व्यक्त करते हुए नारेबाजी कर रहे थे, उसी दौरान एक निजी बस उनके प्रदर्शन के दौरान बीच में आ गई, जिस पर सिविल लाइन थाना अधिकारी छोटू लाल द्वारा उस बस को प्रदर्शन के बीच में से जाने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद डिप्टी मेयर नीरज जैन सिविल लाइन थाना प्रभारी छोटू लाल को आड़े हाथों लेते हुए जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर बहस हो गई। डिप्टी मेयर नीरज जैन ने आरोप लगाया कि अगर यह प्रदर्शन किसी अन्य समाज विशेष का होता तो इस क्षेत्र में 2 व्हीलर तक को नहीं आने दिया जाता। नीरज जैन ने कहा कि यह केवल सकल हिंदू समाज के इस प्रदर्शन को सिविल लाइन थाना अधिकारी द्वारा कुचलने का प्रयास करने की रणनीति थी। वहीं आपको बता दें, सकल हिंदू समाज द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए मानव श्रृंखला बनाकर कलेक्ट्रेट के सामने वाले रास्ता चारों तरफ से रोक दिया गया और उसके बाद जमकर नारेबाजी भी की गई। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में भारत विरोधी विदेशी षड्यंत्र में लिपटे प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं को निशाना बनाकर इस बात को प्रदर्शित किया गया है कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में हिंदू विरोधी है। राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। साथ ही मुस्लिम तुष्टीकरण की रणनीति में डूबे कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है वह सत्य से विपरीत भारत की मूल भावनाओं को आहत करने वाली है, जिसको लेकर आज सकल समाज में गहरा रोष व्याप्त है। यही वजह रही कि जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करते हुए सकल हिंदू समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को वापस नहीं लिया जाता है, हिंदू समाज और से माफी नहीं मांगी जाती है, तो सकल हिंदू समाज एक व्यापक आंदोलन करके रणनीति बनाकर कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, आज के दिए गए ज्ञापन के माध्यम से सकल हिंदू समाज ने राष्ट्रपति से तुरंत प्रभाव से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है। इस प्रकार से लोकसभा के अंदर सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से जो हिंदू समाज के ऊपर उसको हिंदू समाज को हिंसक बताया और जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज पर उन्होंने एक सवाल निशान खड़ा किया, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अगर मैं पूरा इतिहास में जाऊंगा तो पूर्व में भी उन्होंने हिंदुओं के इसी प्रकार से उनके हितों पर कुठाराघात करने की बात कही। फिर चाहे वो राम मंदिर का निर्णय हो, फिर चाहे वो राम सेतु के खिलाफ जो हलफनामा झूठा पेश किया गया हो, इस प्रकार से लगातार हिंदू समाज पर चोट करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती आई है। लेकिन अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, राहुल गांधी जी को समझ जाना चाहिए कि हिंदू समाज अब जग चुका है, न केवल सजग है बल्कि सबल है। वो इस प्रकार की किसी भी प्रतिक्रिया पर जो है तुरंत अपना रिएक्शन देगा और पूरे देश भर में आज जिस प्रकार से उनके इस व्यक्तित्व के खिलाफ जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है, निश्चित रूप से मैं आज जो हमने जिलाधीश महोदय को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पर जो ज्ञापन दिया उसमें इस प्रकार की मांग की है कि जो बयान राहुल गांधी जी दिए इस बयान को चलते हुए उनकी सदस्यता निलंबित की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को इस प्रकार का कभी भी कोई व्यक्तित्व किसी समाज के लिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हम बात करते हैं, हमारा हिंदू समाज बात करता है कि अयम नीच परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। जो छोटी सोच के लोग हैं, छोटी नीयत के लोग हैं, जिनके विचारधारा में कहीं ना कहीं कोई कमी है, वो इस प्रकार की बात करते हैं। जिनका जैसे भारतीय जनता पार्टी हम सबको साथ लेकर चलने का बात करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये माननीय मोदी जी ने दिया है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए एक सबक है कि उनको जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है, इस बयान को वो वापस ले और इस देश के हिंदुओं से माफ़ी मांगे। और नहीं तो निश्चित रूप से हिंदू समाज यदि सड़कों पर आया तो निश्चित रूप से एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हिंदू समाज की होगी। क्योंकि हिंदू समाज अब सोने वाला नहीं है, वो जाग चुका है। इस प्रकार की किसी भी क्रिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। आज हम सब कार्यकर्ता सकल हिंदू समाज के बैनर पर यहाँ इकट्ठे हुए और माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया कि उनकी सदस्यता निलंबित की। गाली दी, उनको हिंसक बताया और हिंसक बता करके सीधा सीधा राजनीतिक अपना हित साधने की कोशिश की, तुष्टीकरण की राजनीति की। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा कैसे मिले ये उन्होंने प्रयास किया। लेकिन हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू आज इसको सबक सिखाने को राहुल गांधी को, उनकी कांग्रेस को तैयार है। मैं बताना चाहता हूं राहुल गांधी को, अगर हिंदू सहिष्णु नहीं होता, हिंदू हिंसक होता तो देश में एक आतंकवादी जिंदा नहीं बचता। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक भी नक्सलवादी जिंदा नहीं बचता, एक भी
देश के टुकड़े करने की मंशा रखने वाला जिंदा नहीं बचता। देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं होती, देश के टुकड़े नहीं, देश के 2 टुकड़े नहीं होते, और देश में आतताई बार बार आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करते। निश्चित रूप से राहुल गांधी का बयान निंदनीय तो है ही है, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक चेतावनी भरा बयान है। किस प्रकार से वो केवल मात्र समुदाय विशेष को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली देकर के उनका वोट लेना चाहते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा लेना चाहते हैं। इसका सबक 100 करोड़ हिंदू उनको सिखाए, और वो माफ़ी योग्य उनका बयान भी नहीं है। उनकी सदस्यता तो निलंबित हो ही हो, और उनको निलंबन के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी लोकसभा स्पीकर दर्ज कराए। इस प्रकार से 100 करोड़ हिंदुओं पर उन्होंने टिप्पणी की है, इसका बदला 100 करोड़ हिंदू मिल करके ले। विदेशी कोख से पैदा हुआ पुत्र और फिरोज खान का पोता संसद में बोलता है कि हिंदू हिंसक है। हम कहते हैं हिंदू अहिंसक है, मगर नपुंसक नहीं है, वो घात का प्रतिघात करना जानता है। अगर घात का प्रतिघात करेगा तो दुश्मन को घोड़े सहित चीर कर अलग फेंक सकता है। हिंदू समाज वो है। आज हमने माननीय राष्ट्रपति को नाम ज्ञापन दिया है कि उसको संसद सदस्य से बर्खास्त करे, और हम मांग करते हैं संपूर्ण हिंदू समाज से संतोष है ये राहुल गांधी माफी मांगे, अन्यथा संपूर्ण हिंदू समाज इसका हिंदुस्तान की सड़कों पर निकलना दुर्भर कर देगा। राष्ट्र का सबसे पवित्र मंदिर लोकसभा, वहाँ पर जिस प्रकार का बयान हमारे पूरी हिंदू संस्कृति को चैलेंज करने का जी लगा करके बोलना तो उचित नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को हमारी संस्कृति के बारे में ही जानकारी नहीं है, क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति में पैदा होकर के हमारे राष्ट्र में आकर के शासन करना चाहते हैं। राहुल गांधी, उसने कहा कि हिंदू जिस प्रकार से हिंसावादी होते हैं, ऐसा उन्होंने शब्द कहा, और कई बार कहा कि हिंसक है। तो हम कहना चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से पूरे भारत के जितने भी हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, ये पूरी संस्कृति है, इसलिए वो पूरी हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार से उन्होंने चैलेंज किया है, अगर वो चैलेंज को स्वीकार करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से आज हिंदू रोड पर आकर के अपना ज्ञापन दे रहे हैं, तो आने वाले समय में अजमेर नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारतवर्ष में हिंदू रोड पर आकर के भी अपना ताकत दिखा सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को व्यक्ति का अपमान होता है तो सब सहन कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे धर्म और हमारी संस्कृति पर कोई इस प्रकार के कुठाराघात करता है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से संपूर्ण हिंदू समाज से माफ़ी मांग करके अपनी गलती को स्वीकार करें, और भविष्य में वो ऐसी गलती नहीं करें। पिछली बार भी उन्होंने करी थी कि भारत माता कौन है। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत माता का पता उसे लग सकता है कि जिसकी माँ भारत में पैदा होती है, उसकी माँ भारत में पैदा नहीं हुई, और हिंदू संस्कृति क्या होती है। तो मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से ये मैसेज वहाँ तक जाना चाहिए, और उन्हें एहसास होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में गलती की है, और गलती को स्वीकारें, और संपूर्ण हिंदू संस्कृति से माफ़ी मांग करके अपनी गलती को स्वीकार करें, और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें, उसके लिए पाबंद रहें। क्योंकि हम सब उस लोकसभा में जाकर के जनता की बात रखना चाहिए। हमारे देश में जो जिस प्रकार से शिक्षा संस्कार की बात रखना चाहिए, वो तो वहाँ जाकर के हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को जिस प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं, वो हमें कतई स्वीकार नहीं है। आज सभी संगठनों के माध्यम से और संपूर्ण हिंदू समाज के माध्यम से यहाँ आकर के जो ज्ञापन दिया वो सार्थक रहा, और हम चाहते हैं कि ये ज्ञापन नहीं, वहाँ तक उनको संदेश भी पहुँचना चाहिए। तो आप सभी से धन्यवाद। जय श्री राम। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ द्वारा इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के उपलक्ष्य पर संजय मार्केट में 1500 कपड़े के बने हुए बैग आमजन को वितरित किए गए, और प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसानों की जानकारी उन्हें दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को प्लास्टिक बैग से हो रहे वातावरण पर दुष्प्रभाव को लेकर जागरूक करना है, ताकि एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। इस मुहिम के तहत अजमेर के सभी बाजारों में व्यापारिक महासंघ द्वारा कपड़े के बैग का वितरण किया गया। वे सभी राहगीरों को रोक रोक कर कपड़े के बने बैग दिए गए, और प्लास्टिक के बैग उपयोग में नहीं लेने का आग्रह किया गया। इस कार्यक्रम में सभी व्यापारिक महासंघ के सदस्यों ने अपनी हिस्सेदारी निभाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आज 3 जुलाई जो प्लास्टिक मुक्त फ्री डे है, उसके उपलक्ष्य में श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से प्लास्टिक की हटाओ और कपड़े के थैले इस्तेमाल करो की मुहिम चलाई गई। उसमें तकरीबन हमने यहाँ पे 1500 थैले बांटे, और पूरे अजमेर में श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के हर बाजार में थैले वितरण किए जा रहे हैं। हर बाजार में हमने ये कहा कि आप 25 से 50 थैले बांटो। हमारा एक ही लक्ष्य श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ का कि प्लास्टिक की थैलियाँ बंद करो, कपड़े के थैले चलाओ। इस मुहिम को हम लगातार जारी रखेंगे, और 1-2 दिन में अब एक जन सहयोग कार्यक्रम भी करेंगे। उसमें सारे व्यापारियों को समझाया जाएगा, समझाइश के तौर पे कि आप प्लास्टिक बंद करो
और कपड़े का इस्तेमाल करो। इस मुहिम को निरंतर जारी रखते श्री अजमेर व्यापारी महासंघ अजमेर को ये लगभग कोशिश करेगा कि प्लास्टिक से अजमेर मुक्त हो और कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। हम हर पब्लिक को समझाइश करेंगे, हमारे व्यापारियों को समझाइश करेंगे, व्यापारियों को कहेंगे आप प्लास्टिक थैले मत लो, कपड़े के थैले बनाओ। आज पड़ाव में हमने यहाँ पे संजय मार्केट यूथ ग्रुप के यहाँ बांटे हैं और बाकी भी बाजारों में हमारी तरफ से कपड़े वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है, बाजार मुंदड़ी मोहल्ला, रामगंज, आशागंज, कई ऐसे बाजार है सर, हमारे पुलिस लाइन में कई ऐसे बाजार है जहाँ पे कपड़े थैले वितरित किए जा रहे हैं। कपड़े का उपयोग करो, प्लास्टिक बचाओ, हमारा एक ही मकसद है श्री अजमेर व्यापारी महासंघ का। आज जो 3 जुलाई है, प्लास्टिक मुक्त अजमेर राजस्थान भारत, हमको प्लास्टिक मुक्त चाहिए और सारी जनता से हम यही कहेंगे कि कपड़े का थैला यूज कीजिए और प्लास्टिक मुक्त भारत को बनाइए। आज श्री महासंघ व्यापार संघ की तरफ से यहाँ पर थैलों का फ्री वितरण किया गया है। कपड़े का थैला जनता को मतलब एक संदेश दिया गया है कि आप सभी प्लास्टिक को छोड़ें और कपड़ा अपनाएं। ये व्यापार संघ और सभी व्यापारियों को भी हमने विनती करी है कि अब आप अधिक से अधिक संख्या में कपड़े का थैला चलाएं और प्लास्टिक मुक्त करें। बाकी नगर निगम से इनसे अधिकारियों से हम कहेंगे वो अपनी शक्ति थोड़ी दिखाएंगे तो प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। जिस भी किसी पब्लिक के बीच में अगर पब्लिक के हाथ में प्लास्टिक का थैला देखे तो उसको समझाए या फिर उसका भी चालान करे, ताकि अपना पब्लिक अगर प्लास्टिक रखना छोड़ देगी तो व्यापारी भी रखना छोड़ देगा। क्योंकि व्यापारी से जबरदस्ती वो थैलियों की डिमांड करते हैं और व्यापारी अपने व्यापार के लिए उनको मतलब थैली देने के लिए मतलब मजबूर हो जाता है कि भाई सामान काय में ले जाएगा। इसलिए हम जनता से भी अपील करते हैं कि वो कपड़े की थैली घर से लाएं और कपड़े की थैली का यूज़ करें। धीरे धीरे भारत को, अजमेर को, राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त बनाएं। नाम आप पुलिस लाइन से रणवीर सिंह सैनी और महासंघ के अंदर वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणवीर सिंह सैनी। अजमेर जिले में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज एक और ऐसी घटना सामने आई जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। इस बार चाचा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही 14 साल की भतीजी को हवस का शिकार बना लिया। इसके बाद पिछले कई दिनों से बच्ची के पेट में लगातार दर्द हो रहा था। जब बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो उनको पता चला कि बच्ची 21 सप्ताह की गर्भवती है। इसके बाद बच्ची ने अपनी आप बीती अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद उन्होंने रूपनगढ़ थाने में 4 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और पूछताछ करने पर पता चला कि पिछले कुछ महीनों से लगातार इस बच्ची का यौन शोषण किया जा रहा था। पुलिस अग्रिम अनुसंधान में जुट गई है। जी, रूपनगढ़ थाना क्षेत्र में है। एक लड़की को हॉस्पिटलाइज्ड है जनना हॉस्पिटल में, तो वहाँ हमें सूचना मिली थी। तो वहाँ पे हमने हमारे SHO को और उसके साथ वालों को भेजा। तो उन्होंने बताया कि भाई उनकी बेटी के साथ, जिसकी उम्र जो नाबालिग है, उम्र लगभग 14-15 वर्ष है, उसके साथ में उसके परिवार में एक चाचा लगते हैं, उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने उस लड़की के साथ में गैंग रेप को अंजाम दिया, जिस पे तुरंत FIR दर्ज की गई है और CO किशनगढ़ ग्रामीण उसका अनुसंधान कर रहे हैं। और अनुसंधान के दौरान जिन जिन लोगों की भूमिका सामने आ रही है उन सबको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। तो बात कहाँ पर हुई, क्योंकि 4 जने एक साथ छोटी बच्ची को ले जाते, तो प्रकरण पूरा क्या है? इसमें जो अभी अनुसंधान के दौरान सामने आया वो ये है कि जो आरोपी हैं वो भी पीड़िता के परिजन ही हैं, मतलब परिवार में ही हैं, परिवार के मिलने वाले हैं, चाचा लगता है। और उनके द्वारा करीब उसने अलग अलग समय की घटनाएं बताई हैं, जिसमें एक घटना उसने करीब 4-5 महीने पहले की बताई हैं, कुछ घटना उसने करीब 1-2 महीने पहले की बताई हैं। तो उन सभी घटनाओं पर सभी एंगल से हम अनुसंधान कर रहे हैं और उसके जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो जो आरोपी हैं उन्होंने एक बार में कंटिन्यू किया था या अलग-अलग? अभी ये सारा अनुसंधान चल रहा है। जो भी उसने घटनाक्रम बताया है उसको हम अभी तायद कर रहे हैं और जब आरोपी पकड़े जाएंगे और जो भी गवाह होंगे उनसे भी इस चीज़ के बारे में अनुसंधान किया जाएगा। इस प्रकार में किसी को हिरासत में लिया? अभी हमने एक आरोपी जो नामजद है उसको डिटेन किया है और उसको डिटेन करके उससे पूछताछ कर रहे हैं। ससुर की प्रॉपर्टी पर जबरन अपना हक जमाकर बहू द्वारा बुजुर्ग ससुर को परेशान करने का मामला सामने आया है। उनका कहना है कि कोटड़ा क्षेत्र में उनकी 11 दुकानें हैं जिन पर उनकी बहू जबरन मालिकाना हक जमा रही है। पीड़ित बुजुर्ग रमेश करण पंचोली ने जानकारी देकर बताया कि उनकी कोटड़ा क्षेत्र में 11 दुकानें हैं जो कि उन्हीं के नाम है। उन सब दुकानों पर उनकी बहू, जिसका तलाक उनके बेटे के साथ चल रहा है, के द्वारा परेशान करके उन दुकानों पर अपना मालिकाना हक जमाया जा रहा है। साथ ही अपने ऊंचे रसूखातों का हवाला देकर डराया
डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही उनका आरोप है कि कृष्णगंज थाना पुलिस द्वारा उनसे दुकान के एग्रीमेंट बहू के नाम करने का दबाव बनाया जा रहा है। रामनगर व्यापार संघ का कहना है कि यदि इस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो वे रमेश करण पंचोली के समर्थन में उतरेंगे। मेरा नाम रमेश करण पंचोली है और ये दुकानें जो है यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये दुकान मेरी है और इसके अंदर 1100 गज का प्लॉट है मेरा। इसमें मेरी बेटी की बहू जो है वो चाहती है कि मैं इसकी मालिक बन जाऊँ और पुलिस के मार्फत किराया लूँ और दुकान जो है वो काबू करूँ मैं, जबकि उसका और मेरे बेटे के बीच में तलाक चल रहा है। समझी नहीं, वो संपत्ति हड़पना चाहती है। मैंने उसको कहा भाई जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं पुलिस को ले आऊँगी, उसको सब करवा दूँगी, ऊपर से करवा लूँगी। मेरा जीजा जो है वो कोर्ट में रीडर है, वो उसकी बहुत बड़ी जान पहचान है, इसलिए धमकी दे रहे हैं हमारे को, नहीं तो मैं तुम्हारा कभी का तुम्हारे को मरवा दूँगी। कितने सालों से यहाँ किराएदार रह रहे हैं आपके यहाँ पे दुकानों में? कितनी दुकानें हैं कुल? दुकानें मेरी 11 है और 8-10 साल से किराएदार है, समझे ना। और इनको आए दिन परेशान करते हैं और आज भी इनको जो है ले जाके थाने में बैठा दिया 3-4 घंटे कि एग्रीमेंट करो उससे, नहीं तो तुमको बंद कर देंगे। ये तो रोज की धमकी हो गई पुलिस की। अभी ये प्रॉपर्टी है के मालिक कौन है? अभी मैं हूँ, खुद मालिक मैं हूँ। प्रॉपर्टी बेटे के नाम से थोड़ी करी अभी? नहीं, किसी के नाम नहीं करी है। बेटे का नाम कर दूँ, कल ये बेटा भी उधर हो जावे तो मेरा मालिक कौन है? ठीक है, इसलिए जो है। आपका नाम बताओ पूरा। मेरा नाम रमेश करण पंचोली। कहाँ पे रहते हो? रामनगर मोती विहार में। रामनगर पंचोली चौराहे पे रहता हूँ और रामनगर व्यापार संघ का पूर्व अध्यक्ष भी हूँ। और अभी हाल कोटड़ा में यहाँ पे जो 11 दुकानें हैं रमेश करण जी पंचोली की, इनके व्यापारियों को आज दिन में 2-3 घंटे इनको बिठाए रखे थानेदार किशनगंज में, थानेदार जी ने, और इनको परेशान कर रहे हैं कि हमारा एग्रीमेंट चंद्रकला के नाम किया जाए, जबकि ये 8-10 सालों से ये जो रमेश करण जी के किराएदार हैं उनको किराया दे रहे हैं। वो थानेदार जी है ज़बरदस्ती इनको एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं कि चंद्रकला के नाम एग्रीमेंट करें और आज से किराया इनको दो। ये सबको धमका के परेशान कर रहे हैं सारे व्यापारियों को। तो ये व्यापारी अगर ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम कलेक्टर साहब के पास, एसपी साहब के पास जाकर के ज्ञापन देंगे, और ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम महा व्यापार संघ के पास जाएंगे। अजमेर के अंदर हमारे व्यापारियों के परेशानी को सुनने वाले महा व्यापार संघ है हमारे पास अभी, तो वहाँ जाकर के हम निवेदन करेंगे। और हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आज भी 3 घंटे परेशान कर रहा है इन व्यापारियों को। 3 घंटे तक थाने के अंदर बिठाया रखा कि आप जो इकरारनामा करो, इनके नाम ये रसीद इनके चंद्रकला के नाम करो। क्या किसी प्रकार का नोटिस वगैरह मिला था क्या इनको? किसी भी प्रकार का नोटिस मिला था क्या इनको? इनको पहले थानेदार साहब ने पहले, जबकि किशनगंज के जगमाल जी दाइमा वो थे ये थानेदार जी, जब जो ये नोटिस दिया था पहले के टाइम में, और आज है जो 3-4 सबके सब व्यापारियों को बुलाया। इस नोटिस में कोई तारीख वगैरह, कोई सील साइन वगैरह है, कोई क्रमांक वगैरह? और ये दाइमा, ये लिखा हुआ है जगमाल दाइमा, तारीख वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, पुलिस चौकी हरिभाव उपाध्याय लिखा हुआ है। ठीक है। और आज किशनगंज थाने में बुलाया इन लोगों को सबको। अगर ये ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम पूरे व्यापारी यहाँ के, रामनगर के और आगे जो गंज तक के सारे व्यापारी इकट्ठे होके एसपी कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। और हमारे व्यापारियों को क्यों परेशान कर रहे हैं ये लोग? खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा लेवल 3 का कोचिंग कैंप दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान से 4 कोचेज ने हिस्सा लिया और सकुशल ट्रेनिंग प्राप्त करके अजमेर लौटे। आपको बता दें, खो खो की वर्ल्ड कप प्रतियोगिता 2025 जनवरी माह में आयोजित होने जा रही है, जिसको लेकर के तैयारियां अभी से शुरू कर ली गई है। यह खो खो प्रतियोगिता खो खो फेडरेशन इंडिया व खो खो फेडरेशन लंदन के तत्वावधान में आयोजित की जाएंगी। राजस्थान से जिन 4 कोचेज को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था उनमें है शंकर शर्मा, सुरेंद्र सिंह व ओम सिंह, जिन्हें डिप्लोमा प्रदान किया गया है। हाँ, राजस्थान खो खो संघ के द्वारा हमने भेजा था इनको। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लेवल 3 का कोचिंग कैंप दिल्ली में आयोजित किया जाता है कर्नल सिंह स्टेडियम में, जिसमें हमारे यहाँ से कोचेस गए थे कृपा शंकर जी, सुरेंद्र सिंह, सुदेश और एक और थे हमारे पाली के। तो इस कुल 4 कोचेज ने वहाँ शिरकत करी थी और ये चारों कोच अच्छी ट्रेनिंग के साथ करके वहाँ से लौटे हैं। और भी कोई आए थे कोचेज वगैरह? नहीं, वहाँ कोचेस तो वहाँ से पूरे भारतवर्ष से काफ़ी कोचेस थे, इंटरनेशनल कोचेस थे, आपके साई के कोचेस थे जो वर्तमान में साई में पोस्टेड है। ये सारे लोग
और एक से एक कोचेस थे, जो लीग में कोचेस हैं वो भी थे वहाँ पे, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ सीख के आए होंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कि खो को किस तरीके से बढ़ाना है, मुझे उम्मीद है। क्या खो खो की तैयारी को लेकर के भी जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया तैयार है वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने के लिए, और संभवतः 14 जनवरी से संभावित डेट है जो कि 2025 के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजित कराने जा रहा है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन लंदन के संयुक्त तत्वाधान में ये वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होने जा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कोचेस जो हमारे करके आए हैं ये वहाँ आपको उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में कहीं ना कहीं दिखेंगे। परिचय सर? डॉक्टर सैयद असगर अली। सर ये अपने दिल्ली में लगा था और ये 12 दिन की ट्रेनिंग थी इसमें, और इसमें लगभग हमारे पूरे इंडिया से 50 कोच आए थे, साइंस से भी कोच आए थे, और अल्टीमेट के भी कोच थे, और अंतर्राष्ट्रीय कोच भी थे। राजस्थान से कितने कोचेस थे? हम राजस्थान से सर 4 कोच थे। कौन कौन? कृपा शंकर जी सर थे अपने डिपार्टमेंट में लगे हुए, और सुरेंद्र सिंह जी थे, और एक अपने पाली से थे। इसमें तैयारी बढ़िया थी सर। ये अपने दिल्ली में कैंप लगा था, और ये हमारा 12 दिन का कोचिंग कैंप था, और इसमें अपने पूरे भारत में से कम 50 कोच आए थे, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कोच भी थे, साई के भी कोच थे, और अल्टीमेट के भी कोच थे। अपने कृपा शंकर जी कोच थे डिपार्टमेंट से, और सुरेंद्र सिंह जी थे, और एक अपने ओम प्रकाश था पाली से, और एक मैं था सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार है सर। किस प्रकार की तैयारी थी आप? तैयारी सर ये अपने बच्चों की साइकोलॉजी और उनका फिजिक्स वगैरह देख के उनकी कैसे बच्चे को तैयार करना आगे, और ये अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अपने 14 जनवरी से इसकी शायद डेट रखी गई है, और वर्ल्ड कप के लिए विदेशों में कोच भेजने के लिए 3rd लेवल का कोर्स किया गया था ये, और इसमें से भारत में से लगभग विदेशों में कोच जाएंगे। दिल्ली में कोर्स कहाँ पे किस जगह कराया गया आपको? ये हमारे को कर्नल सिंह स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहाँ करवाया गया था। कितने घंटे की ट्रेनिंग कराई? ये हमारे मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होती थी क्लासें, और फिर दोपहर में फिर इवनिंग में क्लासें चलती थी। तो सभी को अच्छी फैसिलिटी दी थी, सभी कोचेस को एसी वाले रूम दिए थे, खाने की भी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। तैयारी पूर्ण हो चुकी है वर्ल्ड कप के लिए? यस सर, अच्छी तैयारी हुई है। सभी कोचेस अच्छा अनुभव लेके गए वहाँ पे, और अच्छे सीखने को मिला वहाँ पे। आपका परिचय कहाँ से है? सर मेरा नाम सुदेश कुमार है, मैं श्री गंगानगर से हूँ। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे पर जवाहर फाउंडेशन द्वारा आनासागर चौपाटी पर कपड़े के बैग वितरित किए गए। साथ ही आमजन को प्लास्टिक से होने वाले भारी नुकसान के बारे में जागरूक किया गया और भविष्य में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत करवाना रहा, ताकि प्लास्टिक का उपयोग प्रतिदिन की दिनचर्या में कम किया जा सके। इसके लिए जवाहर फाउंडेशन द्वारा आनासागर चौपाटी पर कपड़े से बने 500 बैग आमजन को वितरित किए गए, ताकि सभी प्लास्टिक के बैग का उपयोग से बचे और अधिक से अधिक मात्रा में कपड़े से बने बैग का उपयोग करें। इस अवसर पर मेयर ब्रजलता हाड़ा, शिव कुमार बंसल व शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त बैग डे जो है उसके अवसर पर आज जो है जवाहर फाउंडेशन द्वारा कपड़ों के थैलों का वितरण किया गया और सभी से ये अपील की गई है कि आप प्लास्टिक से मतलब दूर रहें, प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ में ना लें। कहीं भी आप मार्केट जाएं या कुछ भी लेने जाएं, कपड़े के बैग लेके जाएं, जिससे क्या है प्लास्टिक से जो है मुक्ति पाएंगे। तो इस दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस पर मैं सभी से अपील करूंगी कि आप प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें और जहां भी आप जाएं तो अपने कपड़े के थैले लेकर जाएं, जिससे क्या है जो प्लास्टिक से इतना वातावरण दूषित हो रहा है वो वातावरण जो है शुद्ध हो थोड़ा। तो सभी से ही अपील है कि आप जहां जितना भी हो प्लास्टिक बैग का कम उपयोग लें और ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। आप खुद के कपड़े के बैग लेके जाएँ घर से और जो है प्लास्टिक से अजमेर को मुक्त बनाने के लिए हमारा सहयोग दें। आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के अवसर पर जवाहर फाउंडेशन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लास्टिक का बहिष्कार करने के लिए और कपड़े के थैले यूज़ करने के लिए जागरूक किया गया और 500 थैले आमजन को बांटे गए। शिव कुमार बंसल, प्रभारी जवाहर फाउंडेशन। आज का जो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे का जो प्रोग्राम जवाहर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है। इस तरह की पहल जो है के लिए हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि हम जब सब समझते हैं कि जो प्लास्टिक है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है और हमें प्लास्टिक को जो है इसका उपयोग बंद करना पड़ेगा और इसके जो अल्टरनेट हैं, कपड़े का बैग है या जो मल्टीपल यूज़ प्लास्टिक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, इस तरह के अल्टरनेट चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो इससे हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचेगी और ये हमारे लिए भयावह होगा, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो सालों साल तक जो है वो नष्ट नहीं होती है, बायोडिग्रेड नहीं होती है और वो हमारे पर्यावरण में जो है पानी के साथ तालाबों में, नदियों में, समुद्र में चली जाती है और उससे हमारे जलीय जीवों को भी बहुत खतरा रहता है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम और इसको बिल्कुल बंद किया जाना बहुत आवश्यक है। अजमेर के वार्ड 57 के क्षेत्रवासियों ने आज नगर निगम आयुक्त को अपने वार्ड में चल रही नाले की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस नाले के कारण उनके क्षेत्र में दुर्गंध बनी रहती है और नाले का पानी भी घरों में घुसने लगा है, जिसके कारण बीमारियों का खतरा बना हुआ है। पिछले साल भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। आज एक बार फिर उन्होंने नगर निगम आयुक्त को अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद उन्हें त्वरित कार्यवाही कर उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 57 से है। हमारी नाली की समस्या है। हमने पिछले साल भी सबको ज्ञापन दिए थे, उसके बाद भी कोई नाली का निवारण नहीं हो पा रहा। हमारे मकानों के पीछे नाली है, लगभग 50 से 60 घर हैं, उन सबका पानी बरसों से वहाँ जाता आ रहा है, लेकिन वो अभी पीछे कुछ लोगों ने मलबा डाल के उसको अवरुद्ध कर दिया, जो नाली का पानी जा नहीं पा रहा है। इससे क्या हमारे मकानों को भी नुकसान हो रहा है और कीड़े मकोड़े और गंदगी वगैरह फैलती है। बारिश के टाइम पर हमारा निकलना तक दुर्भर हो जाता है। इसके लिए हमने अब इस साल फिर वापस से मैडम को ज्ञापन देना आए थे। मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई, सर को हमने ज्ञापन दिया है। आश्वासन अभी उन्होंने जांच के लिए लिखा है कि कमिश्नर को, नगर निगम के कमिश्नर को रेफर किया है कि वहाँ से हम अधिकारी को भेजेंगे और जाँच करवाएंगे। आपने नगर निगम शिकायत नहीं की? नगर निगम में अभी इस साल अभी नहीं किया। अब हम लोग जा रहे हैं उनके पास में, पहले कलेक्टर में हमने दिया है ज्ञापन। मेरा नाम नवीन कुमार, वार्ड 57 से। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेरू खेल महाकुंभ 2024 की प्रतियोगिता का आगाज 30 जून को हो गया था, जिसमें 19 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें आज कुश्ती व खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। व संध्या में स्केटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें, कुश्ती की प्रतियोगिता में 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा कल बॉक्सिंग, हॉकी की प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें बढ़ चढ़कर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उप महापौर नीरज जैन ने जानकारी देकर बताया कि यह प्रतियोगिता 7 जुलाई तक आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 4000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वे अपना दमखम लगाकर प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के लिए मैदान में उतरे हैं। इसी के तहत आज कुश्ती प्रतियोगिता में 120 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 40 महिला खिलाड़ी हैं। नगर निगम अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करने का एक प्रयास कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां खेल को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड, चाहे इंटरनेशनल गेम्स हो, उनमें जाने वाले सभी खिलाड़ियों को खुद मिलकर के उनको प्रोत्साहित करते हैं। और पिछले 10 साल में देश में आमूलचूल परिवर्तन खेलों के क्षेत्र में आया है। हमारी एशियाड और ओलंपिक और इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं, उनमें हमारी मेडल टैली बढ़ी है। और कुश्ती ने तो जैसे झंडे ही गाड़ दिए हैं, चाहे वो महिला कुश्ती हो, चाहे हमारे मेंस रेसलिंग हो, सब में हमारे मेडल्स, एशियाड, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें हर जगह मेडल है। उसी से प्रेरित होकर नगर निगम अजमेर द्वारा ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ करवाया जा रहा है। और इस खेल महाकुंभ में 19 से ज़्यादा खेल शामिल है, जिसमें आज कुश्ती यहाँ पर हो रही है। कुश्ती का उद्घाटन हुआ है, सुबह खो खो का उद्घाटन हुआ है, शाम को स्केटिंग हमारा प्रारंभ होने वाला है। और कहीं चेस, कहीं बैडमिंटन, कहीं फुटबॉल, इस प्रकार अलग अलग गेम्स यहाँ पर चल रहे हैं। कल बॉक्सिंग का इनॉग्रेशन सुबह होने वाला है DAV कॉलेज में। और आप देखिए कितनी शानदार कुश्ती यहाँ पर चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल की कुश्ती हमारे बच्चे, जो अजमेर के बच्चे हैं, ये जो बच्चे 120 से ज़्यादा बच्चे, जिसमें 40 हमारी बेटियाँ हैं, वो यहाँ कुश्ती में पार्टिसिपेट कर रही है। और पूरे दमदारी के साथ, पूरी जानदारी के साथ, जोरदार तरीके से अपनी फाइट यहाँ पर दे रही है। और मुझे लगता है कि इनमें से निकली हुई पहलवान और हमारे पहलवान जो हैं, देश में, राजस्थान में और विश्व में अजमेर का नाम रोशन करेंगे, ऐसा गौरव हमको प्राप्त करवाएंगे। और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास में हमको लगातार सफलता मिल रही है। 4000 से ज़्यादा खिलाड़ी विभिन्न खेलों में खेलने वाले हैं। कल हमारा हॉकी प्रारंभ होगा, हॉकी का इनॉग्रेशन कल सुबह होने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छा वातावरण अजमेर में खेलों को लेकर के बना हुआ। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी खेल संघों के पदाधिकारी उपस्थित रहे और अपने अपने सुझाव साझा किए। इस मीटिंग में मुख्यतः खिलाड़ियों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान करने हेतु बात की गई, जिससे कि उन्हें प्रमाण पत्र आसानी से मिल सके। साथ ही खिलाड़ियों को ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरेंस अलाउंस यानी TADA देने अथवा खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को लेकर चर्चा की गई। कल SMS स्टेडियम में सचिव महोदय द्वारा सभी खेल संघों के पदाधिकारियों को बुलाकर एक मीटिंग रखी गई थी। उसमें मेन मुद्दा तो था कि संघ द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज गेम्स हैं, उन खिलाड़ियों को समय पे TADA मिले, खिलाड़ियों को परेशानी नहीं हो। खिलाड़ी जब नेशनल में जाता है या कैंप में रहता है, तो कैंप में उनका भुगतान टाइमली उनको होता रहे, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी रही। दूसरी, सर्टिफिकेट्स के बारे में उन्होंने एसोसिएशनों से निवेदन किया है कि आप सभी एसोसिएशन ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। खिलाड़ी कई परेशान होते हैं, 10 साल 12 साल पुराना खिलाड़ी अपने प्रमाण पत्र को लेके जाता है, तो वो प्रॉपर वेरीफाई नहीं होते, उनकी नौकरी में उनको परेशानी होती है। तो वो चाहते हैं कि डिजिटल आप उनको सर्टिफिकेट प्रमाणित करें हर संघ, और उनका डेटा ऑनलाइन हमेशा मिल जाए। कोई भी कहीं भी बार कोड होना चाहिए सर्टिफिकेटों पे, जो हम बहुत जल्दी इस वर्ष से हम चालू करने वाले हैं। राजस्थान खो खो संघ में जो भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सब जूनियर, सीनियर, कोच, मैनेजर, तो उस पर बार कोडिंग होगी। उस बार कोड के तहत कोई भी खिलाड़ी कहीं भी उस सर्टिफिकेट को हिंदुस्तान में देख सकता है। उसका डेटा ऑनलाइन रहेगा, सारा डिजिटल करने वाला है राजस्थान खो खो संघ। अजमेर दक्षिण विधानसभा के ब्लॉक A, B और उनके कार्यकारिणी को भंग करने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली पर प्रदेश ऑफिस में शिकायत करने का आरोप लगाया है। साथ ही द्रौपदी कोली से नेता प्रतिपक्ष के पद से त्याग देने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने मामले में प्रदेश ऑफिस और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से शिकायत करने की बात भी कही है। ये देखिए कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पर जो पायलट साहब का खेमा है, पायलट साहब के जो सारे कार्यकर्ता हैं, उनके पास द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है।
सिर्फ अजमेर जिले के अंदर 8 विधानसभा में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा सिर्फ एक किशनगढ़ जीते हैं, बाकी अजमेर दक्षिण के ऊपर ही क्यों कार्रवाई की गई? आप देखिए कि पूरी अजमेर दक्षिण की ब्लॉक की कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, उनको भंग कर दिया गया है। किस कारण भंग किया? आप कारण बताइए। प्रक्रिया ये होती है कि हमको नोटिस देना चाहिए था, क्या कारण था हमको पहले बताना चाहिए था? क्या हमने विधानसभा में काम नहीं किया या क्या हमने लोकसभा में काम नहीं किया? एक व्यक्ति विशेष की शिकायत, द्रौपदी जी की शिकायत के ऊपर उन्होंने ये कार्रवाई की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमने द्रौपदी जी के चुनाव के अंदर कार्य किए हैं। द्रौपदी जी खुद अपने वार्डों से चुनाव हारी है, चाहे लोकसभा चुनाव ले लो चाहे विधानसभा चुनाव ले लो, दोनों चुनाव के अंदर वो चुनाव हारी है। हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों ने, हमारे पार्षदों ने, हमारे मंडल अध्यक्षों ने, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने और हमारे वार्ड अध्यक्षों ने, सबने मिलकर के निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कार्य किया। उसका ये नतीजा निकला कि उन्होंने शिकायत करके पूरे 6 महीने से शिकायत कर रही है, पूरे 6 महीने से हर पार्षद की शिकायत कर रही है, कभी मंडल अध्यक्ष कर रही है, कभी ब्लॉक अध्यक्ष कर रही है, यानी पूरी टीम की शिकायत कर रही है। यानी पूरे द्वेषतापूर्ण सिर्फ पायलट साहब के खेमे के ऊपर ही कार्य किया। हम इसकी विरोध करते हैं। कल हमको पायलट साहब ने बुलाया जयपुर, इसके ऊपर सारे पार्षद, मंडल अध्यक्ष सभी साथ में जाएंगे। अभी सारे पार्षद द्रौपदी जी के विरोध में, आप देखिए कि सारे पार्षद हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने नगर निगम के अंदर जब से नेता प्रतिपक्ष है, एक भी वार्ड के अंदर अपने किसी पार्षद की समस्या को लेकर उसका निवारण नहीं किया है। हर पद उनको चाहिए। महिला अध्यक्ष सेवा दल की वो बन की, चुनाव वो लड़ ली, मेयर का चुनाव वो लड़ ली, MLA का चुनाव वो लड़ ली, नेता प्रतिपक्ष वो बन गई, यानी और कार्यकर्ता नहीं है। अभी पार्षदों ने इसके बाद 4 बजे नगर निगम के अंदर ही मीटिंग रखी, सारे पार्षद वहाँ नगर निगम में मीटिंग करेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि सारे पद उनको चाहिए। आज और भी कार्यकर्ता सब सीनियर पार्षद भी बैठे हैं, सारे बैठे हुए हैं, श्याम जी बैठे हैं सीनियर पार्षद, इनके भी जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि द्रौपदी जी निष्ठा से अपना त्याग पत्र दे दे नेता प्रतिपक्ष से, और किसी भी साथी पार्षद को हम सब सहमत है कि साथी पार्षद को आला कमान नेता प्रतिपक्ष बना दें, क्योंकि द्रौपदी जी ने जो पीड़ा उठाया है, हम सारे कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे, अब उन्होंने बीड़ा उठाया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।